में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, प्रेशर कुकर के भीतर जो जल का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, जिस कारण से जो जल होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है उबलने लगता है, जिस कारण से जो खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकने का मेन कारण होता है प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जल का, जो जल का क्वथनांक होता है वह भी बढ़ जाता है। तो जल जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर यह उबलता है सामान्य कंडीशन में, तो जल जो है इसके ऊपर तापमान पर उबलने लगता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर में जो जल है मतलब जो खाना है वह जल्दी से पक जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा दाब होता है। इस वजह से जो पानी होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान पर गर्म होने लगता है, जिसके कारण जो खाना होता है वह प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? कितने सेंटीग्रेड पर मतलब कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहता है? तो -40 डिग्री पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है समान रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हर्ट्स किसके मापने की यूनिट है? हर्ट्स की सहायता से क्या मापा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हर्ट्स की सहायता से जो है तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति को। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यहाँ पे विंड पावर यानी कि वायु शक्ति की बात हो रही है। इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति में ऊर्जा का जो गतिज रूप होता है यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है विंड पावर में यानी कि वायु शक्ति में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डायनमो का क्या कार्य होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायनमो का क्या कार्य होता है? तो डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का मेन कार्य होता है। ऑप्शन सी आपका दिए गए प्रश्न का सही हो जाएगा। किसी पिंड का भार, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सही उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान रहता है। ऑप्शन बी है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है। या ऑप्शन डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार जो है इसमें क्या चीज़ सही दी गई है किसी पिंड के भार के बारे में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्रुवों पर जो है किसी पिंड का जो भार होता है वह सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किससे मिलकर बनी होती है आपको बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होती है जल गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होती है जल गैस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
अपने उन दोस्तों के मध्य जो ग्रुप डी परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे इस चैनल पर आपके टोटल जो जीए और करंट अफेयर्स की क्लास को भी चलाया जा रहा है कंप्लीट, और इसके अलावा सामान्य विज्ञान की क्लास को भी हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। तो कंप्लीट आपके ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी जो है हमारे इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो जो भी मित्र, जो भी सहपाठी आपकी ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको हमारा यह चैनल आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे जो है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है? इसमें से किसको जो है ड्राई आइस के नाम से हम जानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से किस रक्त वर्ग को जो है यूनिवर्सल दाता यानी कि सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ को जो है हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वहीं जो ब्लड ग्रुप आपका ए बी है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसको जो है सार्वत्रिक जो है प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप से यह ब्लड ले सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। वहीं सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो यूनिवर्सल डोनर आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। वहीं यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जो ब्लड ग्रुप है इसकी यानी कि ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर, इनका नाम आपको याद रखना है। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया गया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सर्वप्रथम बार ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। तथा आपको दो ब्लड ग्रुप के बारे में याद रखना है, एक ब्लड ग्रुप ओ और एक ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी की खासियत क्या होती है? तो ब्लड ग्रुप ए बी की खासियत होती है कि यह जो है सार्वत्रिक ग्राही यानी कि सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं ब्लड ग्रुप ओ जो है आपका सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। श्वसन का जो नियंत्रण होता है हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है? तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा, इसी के द्वारा जो है श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लागेंटा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन इस प्रकार से लिखाएगा यहाँ पे, एड्रिलेनिन। यह जो हार्मोन होता है इसको जो है हम लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? आपको बताना है कि इसमें से किस विटामिन में जो है कोबाल्ट देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? जो लार होता है किसके पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च के। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायता यानी कि सहयोग करता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है। वह कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का यानी कि क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग होने में सहायता प्रदान करता है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो चोट लगने पर जो ब्लड होता है उसका थक्का न जमने से रक्त का जो स्राव होता है वह होने लगता है।
तो मेन बात यानी कि मेन खासियत क्या होती है विटामिन के की? ब्लड की क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम भी आप याद कर लीजिए। फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं वयस्कों में यानी कि बड़े लोगों में ऑस्टियोमेलेसिया, और बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी के कारण। तथा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का जो रंग होता है एक वर्णक होता है जिसका नाम है कैरोटीन। तो कैरोटीन नामक वर्णक के कारण जो है गाजर का रंग होता है पीला। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैरोटीन नामक वर्णक के कारण जो गाजर का रंग आपको देखने को मिलता है वह होता है इसी वर्णक के कारण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। घेंघा रोग जो है निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन के। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी 100% सही हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम्स मूलतः जो है प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का जो परिवहन है यह किसके माध्यम से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम की खासियत क्या होती है? यह पौधों में जल के परिवहन करने में सहायता प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम, यानी कि ऑप्शन डी। मानव में जो गुर्दा होता है यह किस प्रकार का अंग है? आपको बताना है कि जो गुर्दा होता है यह किस प्रकार का अंग है। तो यह एक उत्सर्जी अंग होता है यानी कि एक्सक्रीशन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्दे का काम क्या होता है? तो गुर्दा जो है हमारे शरीर का एक अंग है जो रक्त को फिल्टर करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह शरीर के उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है गुर्दा। गुर्दा को हम इंग्लिश में किडनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसकी खासियत आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा हार्मोन निद्रा का नियंत्रण करता है? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो नींद को यानी कि निद्रा को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है यह नींद को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एड्स जो है किससे फैलता है? एड्स का फैलने का कारण क्या होता है? तो एड्स जो है आपका वायरस यानी कि विषाणु से फैलने वाला रोग है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विषाणु से जो है एड्स फैलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा वायरस से और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो जैसे आपका हो गया रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया। ये सभी बीमारियां आपकी विषाणु से फैलती हैं यानी कि वायरस से फैलती हैं। वहीं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां हैं टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, कॉलरा, टीबी, टाइफाइड। ये सभी आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस से फैलती हैं, कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अर्धचालक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्स जो है अर्धचालक नहीं है, बाकी के तीनों आपके अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर हैं।
तो इनके बारे में आपको याद रखना है। क्वार्ट्स जो है अर्धचालक का एग्जाम्पल नहीं है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको हम किसमें अभिव्यक्त करते हैं? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। वहीं डीजल की गुणवत्ता को हम सीटेन संख्या में अभिव्यक्त करते हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है, सीटेन संख्या में डीजल की गुणवत्ता को और ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है अभिव्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 1796, ये वर्ष आपको याद रखना है। 1796 ईस्वी में जो है एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। पेनिसिलिन, इसका जो आविष्कार है यह किया गया था किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। विटामिन का आविष्कार किया गया था फंक के द्वारा। और लुई पास्चर के द्वारा किण्वन की जो विधि होती है, किण्वन की जो विधि होती है, इसका जो आविष्कार है यह किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो भाग 1 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचाएगी आपके ग्रुप डी की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नाइट्रोजन जो गैस है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। फिर सेकंड नंबर पे लगभग 21% जो है पाई जाती है ऑक्सीजन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हो जाएगी नाइट्रोजन 78%, और दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन 21%। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आवर्त सारिणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल खंड होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर खंड होते हैं, इनको वर्ग या समूह के नाम से जाना जाता है। इनको वर्ग कह लीजिए या समूह कह लीजिए, इनको कहा जाता है। जो वर्टिकल खंड होते हैं इनको कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन होती है, उसको हम आवर्त के नाम से जानते हैं। जो आवर्त सारिणी होती है उनमें जो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज लाइन को हम आवर्त कहते हैं। वहीं जो आपके ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन होती है उसको समूह या वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? इसमें किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक जो है हमें दिखाई पड़ती है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो बादल की गर्जन के सुनाई देने से पहले ही हमें जो है बिजली की जो चमक है वह दिखाई पड़ जाती है। इसका मेन कारण क्या होता है? जो प्रकाश की चाल होती है वह ध्वनि से ज़्यादा होती है। इसी कारण से गर्जन से पहले ही जो प्रकाश की चमक होती है उसको हम देख लेते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का जो वेग होता है वह जो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसी कारण से यह चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है, इसीलिए बिजली की चमक को हम तक पहुँचने में कम समय लगता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण है वह प्रयोग होता है अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अवतल दर्पण होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, इसका जो प्रयोग है दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, मतलब वायरस से नहीं फैलता है कौन सा रोग, उसकी आपको पहचान करनी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो रोग है वह वायरस से होता है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वायरस से कौन सा रोग इसमें से नहीं होता है। तो पीलिया जो बीमारी होती है, यह आपका जो पीलिया है रोग, यह आपका किससे होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पीलिया जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो पहला तो आपका वायरस जनित रोग हो जाएगा। टाइफाइड आपका किससे फैलता है? तो जो टाइफाइड है यह आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा है जो इन्फ्लुएंजा है यह आपका किससे फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा आपका फैलता है विषाणु से, तो यह वायरस से होता है। इसके अलावा जो गलसोत है यह भी आपका विषाणु यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। तो इसमें से जो आपका टाइफाइड है यह विषाणु से नहीं फैलता है, बल्कि यह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलने वाला रोग है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड जो है यह वायरस से नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक स्पर्शजन्य रोग नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है स्पर्शजन्य रोग नहीं है। तो टाइफाइड आपका स्पर्शजन्य रोग है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, लेकिन जो हिस्टीरिया है यह स्पर्शजन्य रोग नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, इनको हम संक्रामक रोग के नाम से भी जानते हैं। तो टाइफाइड, खसरा, इन्फ्लुएंजा आपका स्पर्शजन्य रोग हो जाएंगे, लेकिन जो हिस्टीरिया है यह स्पर्शजन्य रोग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पानी के अस्थायी कठोरता का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? तो पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है उसका मेन कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं उनका घुलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो घुलनशील लवण होते हैं यही जो है जल के यानी कि पानी के अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे अस्थायी कठोरता की बात हो रही है। तथा पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको हम उबाल कर दूर कर सकते हैं, यानी कि उबाल कर जो है पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण होती है। पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी को उबाला जा सकता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जो आपके दोस्त ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मध्य हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है किस गैस का जो है अवशोषण करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है पौधे अवशोषण करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरसोनिक जो विमान होते हैं यह किसको हानि पहुंचाते हैं? सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कीट का संबंध किस वर्ग से है? जो कीट हैं ये किस वर्ग से आते हैं आपसे पूछा गया है। कीटों का संबंध किस वर्ग से हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थोपेडा। आप लोग याद रखिएगा, जो कीट होते हैं ये आर्थोपेडा युग से संबंधित होते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कीट वर्ग होते हैं ये आपके आर्थोपेडा से संबंधित होते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो आर्थोपेडा है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो आर्थोपेडा है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग होता है कीट वर्ग। तो इसे आप याद रखिएगा,
जो कीट वर्ग होता है यह आर्थोपेडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, झींगा हो गया, मकड़ी हो गया, मक्खी हो गया, बिच्छू, केकड़े, मच्छर, तिलचट्टा, मधुमक्खी, तितली, ये सभी आपके कनखजूरा, ये सभी आपके कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सदिश राशि की आपको पहचान करनी है। तो वेग आपका सदिश राशि का एग्जाम्पल है और बाकी के तीनों द्रव्यमान, समय और लंबाई आपकी ये तीनों जो हैं ये अदिश राशियां हैं। बाकी जो वेग है ऑप्शन ए वाला यह सदिश राशि का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिन भौतिक राशियों की मात्रा और जिन भौतिक राशियों में मात्रा और दिशा दोनों होती है उनको हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, कोणीय संवेग, ये सभी जो है सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। तो रक्त जो है अम्लीय होता है। पहला जो कथन दिया गया है कि रक्त अम्लीय होता है, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। रक्त अम्लीय नहीं होता है बल्कि हमारा जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। रक्त किस प्रकार का होता है हमारा, तो रक्त जो है क्षारीय होता है। तो पहला ही कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है। जो अमाशय रस होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पाया जाता है। चौथा कथन क्या है, पित्त रस जो है क्षारीय होता है। चौथा कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला जो कथन दिया गया था रक्त अम्लीय होता है, यह गलत दिया गया था। रक्त अम्लीय नहीं बल्कि रक्त जो है क्षारीय होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है, यह हेनरी बेकुरल ने की थी। यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस नियम का जो प्रतिपादन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट ओपनहाइमर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। इसमें से किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्टीमीटर का जो प्रयोग है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। इसमें से उस विटामिन की आपको पहचान करनी है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन सी है यह गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। इसे भी आप याद कर लीजिए। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन सी की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत है यह कब प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1808। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1808 में डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि परमाणु का जो नाभिक है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज करी गई थी 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा। तो दोनों आप याद कर लीजिए। 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी
वहीं 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? कांच से गुजरने पर प्रकाश का वह कौन सा रंग है जिसकी गति जो है धीमी हो जाती है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। बैगनी रंग की जो गति होती है वह धीमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं और जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य को हम वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है, इसलिए यह कांच से सबसे कम गति से गुजरता है। ये एक चीज आप याद रखिएगा। वहीं लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यह कांच से सबसे अधिक गति से गुजरता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकिल मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और निकिल। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है यह किस प्रकार का बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है यह किस प्रकार का बर्ताव करता है? तो अवतल लेंस की भांति यह बर्ताव करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है यह अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस के तरह व्यवहार करता है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपने देखा होगा कि कार की सीट के बगल में एक छोटा सा मिरर लगा होता है। तो वह जो मिरर होता है उसमें जो है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि पीछे का जो यातायात होता है उसको देखने के लिए उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है यह किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंद्रधनुष में टोटल कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 7 रंग कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। VIBGIOR, विबग्योर, यानी कि यहाँ पे V से वायलेट हो जाएगा, I से इंडिगो हो जाएगा, B से ब्लू हो जाएगा, G से ग्रीन हो जाएगा, Y से येलो और O से आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा और R से रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे आप चलते हैं तो यहाँ पे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी, ये टोटल जो है 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के। इनको आप याद रख लीजिए। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का, उसके जो है हमने 25 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यह सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो आप लोग याद रखिएगा, सर्वप्रथम बार कॉपरनिकस ने यह बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? बेहतरीन प्रश्न है। कृत्रिम जीन का जो निर्माण है यह किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर हरगोविंद खुराना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है कृत्रिम जीन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त परिसंचरण की जो खोज है यह किसके द्वारा करी गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, विलियम हार्वे। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विलियम हार्वे ने जो है
रक्त परिसंचरण की खोज करी थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? न्यूटन का यह कौन सा नियम बताता है कि जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर जो झटका लगता है वह इसके तीसरे नियम पर ही आधारित होता है। इसके अलावा रॉकेट जो ऊपर उठता है यह भी न्यूटन के तीसरे नियम पर ही आधारित होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा न्यूटन के द्वारा जो है तीन जो है नियम प्रतिपादित किए गए थे। ये तीनों नियम आपको याद रखने, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि न्यूटन के द्वारा कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे न्यूटन के द्वारा। पहला नियम इसका जो होता है, न्यूटन के पहले नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताता है। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है यह किस भाषा से मानी जाती है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो बॉटनी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है यह किस भाषा से मानी जाती है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है, यह जो है ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है यह ग्रीक लैंग्वेज से यानी कि ग्रीक भाषा से मानी जाती है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इसमें से आपको पहचान करनी है कि जो ध्वनि है उसकी जो चाल है किसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि की जो चाल होती है यह ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्वनि की जो चाल होती है यह ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, और निर्वात में जो ध्वनि होती है यह संचरण नहीं कर पाती, यानी कि निर्वात में ध्वनि चल नहीं पाती है। ध्वनि के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो अगर माध्यम अगर ठोस है तो ठोस में जो ध्वनि है वह सर्वाधिक मात्रा में चलेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो इस्पात है इसमें ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ध्वनि को संचरण करने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो ध्वनि होती है वह ठोस में सबसे अधिक स्पीड से चलती है। तो इसके लिए आपको याद रखना है। तो दिए गए ऑप्शन में इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात में जो ध्वनि की चाल होगी वह सर्वाधिक होगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कमरे में रखा हुआ जो रेफ्रिजरेटर है अगर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कमरे में रखा हुआ जो रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का जो तापमान है वह बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, जो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े हैं ये आरामदायक होते हैं क्योंकि ये उष्मा के जो है बुरे अवशोषक होते हैं। तो ये जो है उष्मा को कम अवशोषित करते हैं, जिस कारण से हमको गर्मी का अनुभव बहुत ही कम होता है। इस कारण से गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वह प्रीफर किए जाते हैं रंगीन कपड़ों की अपेक्षा, यानी कि गर्मियों में रंगीन कपड़ों की जगह जो लोग होते हैं ये सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसका
मतलब ये होता है कि सफ़ेद कपड़े पहनने से जो गर्मी होती है वह कम लगती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये सूरज की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं और ज़्यादातर गर्मी को परावर्तित करते हैं। इससे शरीर हमारा ठंडा रहता है और हमें गर्मी नहीं लगती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी की सीमा है वह रखी गई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश यानी कि लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है यह कितने के बराबर होता है? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतने के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो ये आपको डेटा याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये डेटा पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह होती है लीवर। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो यकृत है, जो लीवर है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा जो लीवर हमारा होता है, जो हमारा यकृत होता है, यहीं पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखा जाता है। यानी कि लीवर जो होता है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। तथा पित्त रस का जो स्राव होता है यह लीवर का यानी कि यकृत का एक मुख्य कार्य होता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तथा जो लीवर होता है यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। विटामिन ए का जो संश्लेषण है यह लीवर के द्वारा भी किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक जो हेल्दी मनुष्य होता है, एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है? तो 120/80। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य का जो रक्तचाप होता है लगभग 120/80 होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम mmHg लिखते हैं। 120/80 mmHg होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, यह लगभग 5 लीटर जो रक्त होता है प्रति मिनट पंप करता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। हमारा जो हृदय होता है लगभग 5 लीटर जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, प्रति मिनट पंप करता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है, जो पीएच स्केल होती है यह होती है 1 से लेके 14 तक, बीच में आपका 7 होता है। तो इसमें से जो 7 मान होता है यह न्यूट्रल होता है किसी भी पीएच स्केल का। तो इसे आप याद रखिएगा, 7 जो है न्यूट्रल होता है, यानी कि यह जो है उदासीन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा 1 से लेके 6 तक जो मान होता है पीएच स्केल पर, यह अम्लीय का माना जाता है, अम्लीय माना जाता है। वहीं जो यहाँ से आपका 7 से ऊपर आप जैसे बढ़ेंगे
8, 9, 10, उसके आगे जैसे आप 14 तक जाएंगे तो यह जो मान होता है आपका क्षारीय होने लगता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो 7 से कम यानी कि 7 से कम अगर हम जाएंगे तो मान जो है अम्लीय होने लगेगा। वहीं 7 से ऊपर हम जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो यह जो मान होता है वह बढ़ते हुए क्षारीय होने लगता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा पीएच स्केल पर जो 7 मान होता है वह उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। तो जो पीएच स्केल होती है इस पर कितने अंक दर्शित होते हैं तो 1 से लेके 14 अंक जो है लिखे हुए होते हैं पीएच स्केल पर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक जो है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं अधिकतर बार ऐसे मिट्टी में, ऐसे सॉइल में उगते हैं जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर कीट भक्षी पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, फिर सेकंड नंबर पे हीलियम गैस पाई जाती है। ये इसे भी आप याद रखिएगा, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस, फिर दूसरे नंबर पे हीलियम गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दांत का जो इनेमल होता है यह किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जो दांत होता है इसका जो इनेमल होता है यह किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? कैल्शियम फॉस्फेट का जो है दांत का जो इनेमल होता है वह बना होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला पर यह जो इनेमल होता है यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है तो इनेमल जो होता है यह दांत का ऊपरी परत होती है। दांत की जो ऊपरी परत होती है उसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं। तो इनेमल जो होता है यह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी माना जाता है और इसका जो 98% भाग होता है यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव मस्तिष्क में निलय कितने होते हैं? आपको बताना है कि जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें कितने निलय होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के मस्तिष्क में जो है कितने निलय होते हैं? तो 4 निलय होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई को हम बोलते हैं न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खांसी और छींक जैसी अनैतिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? खांसी और छींक जैसी जो अनैतिक गतिविधियां होती हैं इनको कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला का यह काम होता है कि खांसी और छींक जैसी जो अनैतिक गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करना। तो आप लोग याद रखिएगा, मेडुला का यह काम होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को यानी कि हार्ट को नियंत्रित करता है? ब्रेन का हमारे कौन सा भाग होता है जो हृदय को नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा होता है यह हृदय को हमारे नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यह जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है यह
हृदय स्पंदन की दर और श्वसन आदि को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटाइप यानी कि समस्थानिक है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, इसको हम स्टेपिज के नाम से जानते हैं, और यह जो है कान की हड्डी होती है। वहीं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं फीमर, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो मनुष्य के शरीर की जांघ वाली जो हड्डी होती है, जो फीमर होती है, यह सबसे बड़ी होती है, और स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन है ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्नों का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपके एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इसमें हमने कौन कौन से सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पावर ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फैराडे के नियम पर। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? इसमें से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? आप लोग याद रखिएगा, घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी से होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकासवाद का जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है यह किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। और पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से जो है पृथ्वी घूर्णन करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाती है, तो यह जो लोहे में जंग लगता है यह एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग याद रखिएगा, और लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और लोहे में जब जंग लग जाती है तो लोहे का जो भार होता है वह बढ़ जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, और लोहे में जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है वह बढ़ जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। आप लोग याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, और इसी मच्छर के काटने से जो है मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? किस खनिज की कमी से जो है एनीमिया होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन, यानी कि लौह। लौह की कमी से यानी कि आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी होती है। और यह जो एनीमिया नामक बीमारी है यह एक रक्त संबंधित बीमारी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, रक्त संबंधित यह बीमारी है एनीमिया, जो लौह यानी कि आयरन की कमी के कारण देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो लौह यानी कि आयरन के लिए सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, मांस हो गया, दाल हो गई, इसके अलावा नट्स हो गए, ये सभी जो है
आयरन के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी दृष्टिहीनता से संबंधित है? तो दृष्टिहीनता किस विटामिन की कमी से देखने को मिलती है? तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता हो सकती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, दृष्टिहीनता की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। इसके बारे में आपको याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी नामक जो बीमारी होती है यह देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या विकार होता है? तो रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड की जो क्लॉटिंग है वह नहीं बन पाती है हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। तो जो विटामिन के होता है यह किस प्रकार से हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है? तो जो विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, यह शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायता प्रदान करता है विटामिन के। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जो होता है वह जम नहीं पाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तथा जो विटामिन डी होता है यह हड्डियों के लिए एक आवश्यक विटामिन माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके अलावा विटामिन बी की कमी से जो है विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमीन, इसका नाम है थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन B1 की कमी से होती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा क्षम विद्युत बल्ब है? तो इसमें से सबसे कम ऊर्जा का खपत कौन सा बल्ब करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, LED। यह एक एनर्जी एफिशिएंट बल्ब माना जाता है, यानी कि ऊर्जा क्षम बल्ब माना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो LED होता है यह कम ऊर्जा खपत में अधिक रोशनी प्रदान करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो LED बल्ब होते हैं ये कम ऊर्जा की खपत में जो है अधिक रोशनी प्रदान करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। LED का पूरा नाम क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसका पूरा नाम होता है LED का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो LED बल्ब होते हैं ये कम ऊर्जा की खपत करते हैं और रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा देते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। विद्युत का यानी कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का जो आविष्कार है यह किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बिजली यानी कि विद्युत का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य की मुख गुहा से निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ होता है आपसे पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को याद रखना है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है उसका रूपांतरण जो है रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
लकड़ी जलने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? लकड़ी के जलने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसमें से वह कौन सा यंत्र है जो कम तापमान को मापता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रायोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रायोमीटर जो है कम तापमान को मापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग जो है आग बुझाने के लिए किया जाता है? इसमें से वह कौन सी गैस है जिसका प्रयोग आग बुझाने में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका जो प्रयोग है यह आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? डाल्टन ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है हमारे जो कान होते हैं ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको सुन सकते हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम नहीं सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से अगर कोई आवृत्ति कम है तो उसको भी हमारा कान नहीं सुन सकता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो हमारे कान के सुनने की जो क्षमता है वह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बीच की कोई भी ध्वनि हमारा कान आसानी से सुन सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग के अंतर्गत होता क्या है? इससे हमारा जो मस्तिष्क है वह प्रभावित होता है। इससे जो है जो व्यक्ति की याददाश्त है वह कमजोर हो जाती है और व्यक्ति के सोचने की जो क्षमता है वह भी जो है क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है इस रोग से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क को जो है अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है और इस रोग में व्यक्ति की जो याददाश्त है और जो उसके सोचने की क्षमता है वह क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आघूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या है? तो आघूर्ण बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता यहाँ पे पूछी गई कि हमारे वायुमंडल में कितना जो है मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 0.03%। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है और पीयूष ग्रंथि को हम जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते थे, फैक्ट भी आप याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? आपने देखा होगा पशुओं में अक्सर जो है खुरपका और मुंहपका रोग देखने को मिलता है, तो यह जो रोग होता है पशुओं में यह विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, वायरस के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? इसमें से वह कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है?
तो आप लोग याद रखिएगा, जो सोडियम धातु होती है यह अत्यंत नरम धातु होने के कारण इसको जो है चाकू से जो है आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा जो सोडियम है यह एक अति अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि यह जो है हवा के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। इसी कारण से जो है जो सोडियम धातु है इसको मिट्टी के तेल में जो है डुबो कर रखा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह जो धातु होती है सोडियम, यह अति अभिक्रियाशील धातु है। अगर यह जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तुरंत यह जलने लगती है, आग पकड़ लेती है। इसी कारण से जो सोडियम धातु होती है इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो जनरल साइंस के 25 प्रश्नों का वीडियो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।